जाता है, समझे आपको। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो मैंने आपको बोला कि आपको 9th क्लास में आती, उस दिन भी बोला था 9th क्लास में आती सबसे पहले आपको एकदम यूरोपियन हिस्ट्री पे लेगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस कौन से कॉन्टिनेंट में है? यूरोप में है। फ्रांस कौन से कॉन्टिनेंट में? यूरोप में है। तो आपको डायरेक्ट कहाँ पे ले गए? फ्रांस पे लेके चले गए। अब भाई फ्रांस पे लेके गए हैं तो आपको अपन को डायरेक्ट पढ़ना थोड़ी ना स्टार्ट करना है, अपन को ये समझना है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुआ क्या था, आखिर क्यों फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ा जा रहा है 9th क्लास की हिस्ट्री में। बेटा ये दुनिया का, उस दिन ही बताया था, ये दुनिया का पहला ऐसा देश था जहां पर जहां के लोगों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ रिबेलियन कर दिया। रिबेलियन मतलब बगावत कर दी, रिवॉल्यूशन कर दिया, क्रांति कर दी अपने अधिकारों के लिए। और यहीं से मैसेज पूरे यूरोप में सेंड हुआ कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हो। और पूरे यूरोप में अगर मैसेज सेंड हुआ तो पूरी दुनिया में गया कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हो। तो 1789 के बाद में पूरे यूरोप के अंदर इतने देश इंडिपेंडेंट हुए। 10th क्लास में पढ़ोगे इटली, जर्मनी और अपने ब्रसेल्स पढ़ोगे, आप टर्की पढ़ोगे, ये सारे हिटलर से वो ना आजाद। हिटलर को भी मतलब, हिटलर अलग कहानी है भाई। हिटलर एक केस है, हिटलर एक केस है। हिटलर इंडिपेंडेंस का केस नहीं है, यूनिफिकेशन का केस नहीं है। हिटलर एक वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड केस है, वो एक्सप्लॉइटेशन का केस है, उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, जब जहां के लोगों ने अपनी ही सरकार को बोला भाई आप हमारे अधिकारों का काम नहीं कर रहे हो, आप हमारे राइट्स का क्या कर रहे हो? एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, उसके खिलाफ रिवॉल्यूशन हुआ। पूरी किताब में ये लिखा है घुमा घुमा कर कि लोग अपने अधिकारों के लिए लड़े। लोअर क्लास लोग, लेबर क्लास लोग और फॉर्मर्स लोग, ये लोग क्या करें? मिडिल क्लास कहाँ गए? लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के पास पैसा था, लोअर मिडिल क्लास, ये लोग लड़े, अपने राइट्स के लिए लड़े। पूरी किताब में लिखा है, लेकिन आपको कहीं नहीं बताते कि भैया यहाँ अधिकारों की लड़ाई हो रही है, इसलिए पढ़ा रहे हैं। क्यों? इतिहास क्यों नहीं पता? आप खुद जानना ये चीज, समझे आपको। आपके अंदर उतनी उत्सुकता होगी तो टीचर भी बताएंगे, बिल्कुल, समझे आपको। तो मैंने क्या बोला आपको कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या पढ़ना है आपको, कि जहां जिस देश के लोग अपनी सरकार को किस तरीके से गिराते हैं, सरकार को किस तरीके से गिराते हैं, और सरकार को नहीं गिराते हैं। उस समय पर डेमोक्रेसी थी क्या? डेमोक्रेसी मतलब जहां पर इलेक्शन हो। उस समय पर इलेक्शन सिस्टम नहीं था, मोनार्की थी, मोनार्कियल सिस्टम था। मोनार्कियल सिस्टम मतलब एक डायनेस्टिक सक्सेशन, कि बेटा राजा का बेटा ही क्या बनेगा? राजा बनेगा, जिसको प्रजा नहीं चुनेगी, प्रजा नहीं इलेक्ट करेगी, तो इलेक्शन नहीं होगा, और इलेक्शन नहीं होगा तो सीधी सी बात है जो पावरफुल है वो पावरफुल रहेगा। समझे बात? हाँ बोलो। ये भारत में भी है डेमोक्रेसी से पहले। गर्मी अगर लग रही तो पीछे पंखा चल रहा है, उसके नीचे बैठ जाओ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ, भारत में डेमोक्रेसी से पहले क्या था? भारत में डेमोक्रेसी के पहले कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल किसका? ब्रिटेन का। और ब्रिटेन के पहले क्या था? कॉलोनियल रूल क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, क्वेश्चन जो पूछ रहा है ये बताए क्यों? फोर्थ क्लास बोल रहा हूँ, फोर्थ चैप्टर जो है ना हिस्ट्री का, उसमें यही आएगा, फॉरेस्ट एंड द कॉलोनियल सोसाइटी, ये कॉलोनियल रूल। अभी इसमें क्या होगा? कॉलोनियल रूल का मतलब होता है किसी को भड़काता, मतलब कुछ करने के लिए किसी को नहीं। कॉलोनियल का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं उपनिवेशवाद। देखो, निवेश मतलब होता है इन्वेस्ट करना, निवेश करना मतलब इन्वेस्ट करना। ब्रिटिशर्स ने भारत में पहले इन्वेस्ट किया, तो उन्होंने क्या करा? अपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, सिंपल सा। लेकिन उन्होंने क्या करा? इन्वेस्ट करने के साथ साथ अपने यहाँ पे रूल करने लग गए। तो उन्होंने अपनी एक कॉलोनी यहाँ पर डाली ना, इसी को बोलते हैं कॉलोनियल रूल। क्या बोलते हैं? कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल में जो रूलर होता है वो कौन होता है? जो दूसरे देश का होता है। तो अपने देश का रूलर नहीं था जब अपने यहाँ पर कॉलोनियल रूल चल रहा था, अपने यहाँ पर तो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, समझे आपको। और कॉलोनियल रूल के पहले तो मुगल्स थे। मुगल मतलब मोनार्कियल सिस्टम। मुगल्स के पहले इसलिए वो दिल्ली सल्तनत, वो भी मोनार्कियल सिस्टम। उसके पहले चौहान डायनेस्टी थी, ये क्या था? मतलब अपने यहाँ राजा का सिस्टम था। अपने यहाँ पर चुनाव कब से स्टार्ट हुए? इलेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन में पढ़ोगे, पॉलिटी का सेकंड चैप्टर 9th क्लास में। अपने यहाँ पर इलेक्शन स्टार्ट हुए 1952 से, आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि अपने यहाँ पर इंडिपेंडेंस के बाद में डेमोक्रेसी लागू हुई। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का अभी बेस वापस से इतने से मैं सस्ते में समझाऊंगा तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्या होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कि भैया आपको ये पढ़ना है कि फ्रांस के लोग इतने अवेयर थे, इतने अवेकन थे कि उन्होंने अपने राइट्स के लिए अपने राजा के खिलाफ क्या कर दी? वीडियो बंद हो गई क्या? बगावत कर दी। वीडियो बंद हो जाए तो बता देना नैतिक। ये पढ़ना है अपन को फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। अब अपन फ्रांस के बारे में स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चैप्टर पूरा हफ्ता कीजिएगा, एक पूरा हफ्ते में चैप्टर। आपने तो बोला था महीना भर लगेगा चैप्टर में। ये चैप्टर में
नहीं भाई, ये चैप्टर महीना लग जाएगा तो 3 साल में करोगे कि नहीं? समझे आपको? अब फ्रांसीसी क्रांति को समझने में सच में टाइम लगता है, लेकिन आपको सिर्फ उतना ही समझना है जितना आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। किताब में जितना सीबीएसई टच करके छोड़ देता है किसी भी चीज को, जिससे आपको हर चीज का नॉलेज रहे, लेकिन बच्चे पढ़ते ही नहीं तो नॉलेज होता नहीं। और इतनी शानदार चीज, अब देखो मैंने आपको उस दिन मैप बनाया था, रेक्टेंगल बनवाया था। हाँ रेक्टेंगल भी ठीक है। इधर तो रशिया हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर भी कुछ देश है, पोलैंड क्या इसका नीचे ब्रिटेन ठीक है, यहाँ पर ब्रिटेन ब्रिटेन है। मैंने आपको बताया था कि 9th क्लास में यहाँ से मैप शुरू हो जाता है, हाँ। मैपिंग शुरू हो जाती है, ठीक है ना। 10th में मैपिंग आती है, और 10th में लोकेशन पूछी जाती है जर्मनी का है, जो आपको 9th में पढ़ाया जाता है। 10th में लोकेशन पूछी जाती है ब्रिटेन का है, जो आपको 9th में पढ़ाया जाता है। तो आपके लिए तो आसान है ना, क्या वहीं से पढ़ लो। और दुनिया में लोकेशन तो पता नहीं है ना, कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये देश यहाँ है, लगभग कुछ मेन कंट्रीज। अब अपन बर्मुडा, बाहामास, केनिया के बारे में थोड़ी ना पढ़ेंगे। अब जिन कंट्री ने दुनिया का असर डाला उनके बारे में तो पढ़ना पड़ेगा भाई। अब भले उन्होंने अपना एक्सप्लोरेशन किया है, पर क्या कर सकते हैं, कुछ किया तो नहीं जा सकता। कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन अब देखो यहाँ पर अफ्रीका है, यहाँ पर अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है। लिखूंगा नहीं यहाँ पे मैप बनाना है। देखो इंडिया में पहला पुर्तगाली यूरोपियन पोर्तुगीज था भाई, वास्को डी गामा। हाँ। इंडिया में पहला यूरोपियन कौन आया, ये क्वेश्चन पूछते हैं जनरली, अभी नहीं लेकिन कभी आपसे ऐसे घूमते फिरते कोई थोड़ा सीनियर पूछ लेगा, भाई बताओ इतना पढ़ते हो उसमें सोशल वोशल, बताओ इंडिया में पहला अंग्रेज कौन आया। तो अंग्रेज नहीं आया था, उसको बोलना पहला अंग्रेज नहीं, पहला गोरा पूछ। गोरा पूछेगा तो यूरोपियन, अंग्रेज मतलब तो अंग्रेज मतलब ब्रिटेन वाला जो अंग्रेजी बोलता हो। अपन को तो पहला कौन आया, पुर्तगाली आया। तो क्वेश्चन पूछने में भी आपके आंसर क्या हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। तो क्या बोलना है भैया, पहला यूरोपियन कौन आया, पहला यूरोपियन पुर्तगाली था, वास्को डी गामा। 8th क्लास 6th क्लास 7th क्लास में नाम सुना ही सुना है आप लोगों का। तो भैया पुर्तगाली होगा तो पहला उसका देश यही होगा ना, तो ये पुर्तगाल है, वो इंडिया आया। कब आया, 1498 में। हाँ पोर्तुगीज था। 1498 में इंडिया आया। कौन, वास्को डी गामा। कौन से कंट्री का था, पुर्तगाल का था। आप बात नहीं मानोगे, फिलहाल तो आपको इस चैप्टर में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ना है, लेकिन आप बात नहीं मानोगे भाई इंसान यहाँ आया केरल में, कैलिकट भाई ये आया यहाँ पर, और यहाँ से जो सामान लेके गया, इसने वो सामान यहाँ से जो लेके, अब पता है क्यों आए, अभी पता पड़ जाएगा आपको 1 सेकंड में। हाँ बोलो। फर्स्ट मतलब कौन से स्टेट उसमें आए थे? केरल में आया था। अब पता है आपको पता पड़ जाएगा कि यूरोपियन भारत के लिए क्यों लड़ते थे, ब्रिटेन, डेनमार्क, फ्रांस, स्वीडन, डच, ये सब क्यों भारत के लिए लड़ते थे। पता है ये जो आया ना यहाँ पे, यहाँ से जो सामान लेके गया, इसने उसको 600 गुना ज्यादा में बेचा। इसका मतलब समझ लो, कोई चीज इसने 1 रुपए में खरीदी होगी ना, उसको 600 गुना ज्यादा, मतलब इंटू 600 करो, 600 रुपए में बेची। यूरोपियन ट्रेड। सोचो, और अपने को कीमत ही नहीं मालूम उस चीज की। क्यों, क्योंकि अपने पास तो था, जिसके पास नहीं होता है उसको कीमत लगाते हैं। समझे बात को। तो जिसके पास रिसोर्सेज कमी है वो पैसा ज्यादा देने को तैयार और ये है। भारत में तो चीजें भी ऐसी ऐसी मिलती है जो बाहर मिलेंगी। अब कहीं नहीं मिलती ना, अपने ट्रॉपिकल एरिया गर्म इलाका भाई, इतना खतरनाक यहाँ पे प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर का। तो स्पाइसेस लेके गया वहाँ से, 10 रुपए की चीज 6000 में बेची, कितनी बड़ी होगी। 100 रुपए की चीज 60,000 में बेची, कितना फायदा था। ये चीज पुर्तगाली लोगों ने भारत में। अब अपन को तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ना है, तो अपन तो मैप देखते हैं कि पुर्तगाल, फिर ये है स्पेन, ठीक है ना। आपको स्पेन के बारे में, लेकिन अपन को मेन जो चैप्टर्स पढ़ने हैं, मेन जो कंट्रीज पढ़ने हैं आगे भी, उसमें एक तो यहाँ पर कौन सा है, फ्रांस। फ्रांस। यहाँ पर जर्मनी। जर्मनी। ये कौन सा, इटली। इटली 10th में पूछते हैं, इटली निकला वाला से नीचे पता ही पड़ जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया। इसके बीच में एक तो और है, हंगरी छोटा सा, ऑस्ट्रिया, ठीक है। इधर पोलैंड। पोलैंड। ये पढ़ेंगे ना जब हिटलर वाला चैप्टर 3rd वाला, इधर यूक्रेन। यूक्रेन अभी जब पढ़ेंगे ना अपन, क्या पढ़ेंगे, जब हिटलर वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब देखेंगे कि जर्मनी इतना धोएगा पोलैंड। पोलैंड को धोने के बाद रूस तक चल जाएगा। तो ये बस चैप्टर यही है, यहाँ से जर्मनी उठ के यहाँ तक जाएगा, फिर उसको वापस मार के पीछे ला दिया जाएगा, बस
ये लेकिन बच्चों का नहीं क्या लगता है कि टफ है। अरे पहले पोलैंड घुमाना, फिर रशिया घुमाना, सीधी सी बात है। हाँ बोलो। ये इसमें का ब्रिटेन, ब्रिटेन ये है आइलैंड कंट्री है। ये दिख नहीं रहा है इसमें, बता दो। यूनाइटेड किंगडम, यूके बोलते हैं ना उसको। ठीक है, ये था फ्रांस का थोड़ा सा लोकेशन। अब स्टार्ट करेंगे ना फ्रांस के बारे में। तो कॉपी वो निकाले। हाँ निकाल, पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करेंगे। कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, कुछ सब ऐसे आधा पैराग्राफ मतलब आधा पेज छोड़ देना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसे चैप्टर की हेडिंग डालो ना, उसमें आधा पेज 5 लाइन छोड़ देना। 5 लाइन क्यों छोड़ देना? उसमें आप चैप्टर का मोटिव लिखेंगे। इसमें ना ये चीज हमेशा करी है। बच्चों को मैं पढ़ाने के पहले बताता हूँ इस चैप्टर में क्या मोटिव है, आपको क्या सीखने को मिलेगा। सब पढ़ लेते हैं लेकिन सीखते तो है नहीं। रशियन रिवॉल्यूशन में भी क्या सीखने को मिलेगा ये लिखेंगे, जर्मनी में भी क्या, ठीक है ना। तो 4 या 5 लाइन छोड़ दो। दोनों जगह ने देख लिया। देख लिया। देख लिया। और बादाम और खानी पड़ेगी लगता है। देखो पहली चीज, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री ऑफ यूरोप। यूरोप का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री कौन सा है? फ्रांस। समझा? अब इसको आप अभी गाने में मत लिखो, अभी प्रेजेंट कंडीशन के बारे में लिखना, वो समय की बात है। अब देखो यहाँ से चैप्टर शुरू होगा। ये सब पॉइंट, कोई भी देश आप समझ जाना, कंडीशन समझना कि यहाँ पर रिवॉल्यूशन क्यों हुआ। एक कंडीशन समझना, यहाँ पर आपको चीजें समझ में आएंगी। मैंने आपको बोला कि ये 100% लोग हैं, ये 100% की स्केल है, ठीक है ना। और मैंने बोला कि ये 100% की स्केल है इकोनॉमी की, ठीक है। ऊपर वाली किसकी? ऊपर वाली लोगों की है। अब देखना, आप कुछ समझना, स्ट्रक्चर समझ जाओगे ना तो समझ जाओगे हाँ यार फ्रांस में कितने लोग, पता है जबरदस्ती बोलते भारत में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जरूरी है, भारत में छुआछूत है, भारत में महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, भारत में वर्ण व्यवस्था बहुत बेकार है, शूद्र लोगों को सफाई करने को बुलाता है। यूरोप में हालतें इतनी बिगड़ी हुई थी ना, इतनी हालतें बिगड़ी हुई थी कि इन्होंने अपने लोगों को, जो एक चीज थी अपने यहाँ पर जातिगत वो था डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन था अपने आप में। लेकिन यूरोप में पता है किसके साथ डिस्क्रिमिनेशन था? वहां पे कास्ट तो होगी नहीं, सब एक ही रिलीजन के थे। यूरोप में डिस्क्रिमिनेशन था इकोनॉमिकल बेस पे, मतलब जिसके पास पैसा नहीं है वो बिल्कुल लोअर कैटेगरी का है, और जिसके पास पैसा है वो हायर कैटेगरी का है। अब सुनना, फ्रांस में 90% लोग जो थे ना, सुनो तो सही, सुनो तो सही, उन 90% लोगों के पास में सिर्फ 10% पैसा था पूरे देश का। 100 लोगों के पास में 10 रुपए, सॉरी 90 लोगों के पास में 10 रुपए, और 10 लोगों के पास में 90 रुपए। समझ रहे हो कि अमीर कितने अमीर थे? जो 10% के पास 90% पैसा है, और 90% के पास में सिर्फ 10% पैसा है। इतना डिस्क्रिमिनेशन इकोनॉमिकली कहां पे था? फ्रांस के अंदर। ये पूरा यूरोप के अंदर था, लेकिन अपन किसको पढ़ रहे हैं? फ्रांस। इसको फ्रांस में लिखना है। अब बताओ ये 90% कभी तो जागेंगे ना, और कब जागेंगे? जब इनके साथ में ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा ना, वही कारण बनेगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 का। उसी में क्वेश्चन आ जाता है कॉजेज ऑफ रिवॉल्यूशन, कारण क्या है? तो कारण पे नहीं आ रहे हैं अभी, उसमें ये कारण तो है ही, अपने आप लिखो। अरे लिखने को इतना मिलेगा ना कि तुम सोचोगे कि 4 नंबर में हम कितने पॉइंट लिखें, लेकिन अपने को तो सफिशिएंट लिखना है, इंपॉर्टेंट। ये समझ गए स्ट्रक्चर कि 90% पीपल्स के पास में 90% पीपल्स हैव 10% इकोनॉमी एंड 10% पीपल्स हैव 90% of economy. This much of economic discrimination creates या leads to exploitation. ये सब लिखना है, this much of ये रहने दो, बस इतना लिख लो यार, ये लिख लो बस।
ये देख लो बस 90% people have 10% economy and 10% people have 90% of economy. लिख लो ये 4 पॉइंट। ये मत बनाओ, ये टेबल स्लैब मत बनाओ कभी। 5 लाइन छोड़ो। ऐसा तो इंडिया में भी था। मुगल्स लोगों ने कितना एक्सप्लॉइटेशन किया, बहुत भाई सोच नहीं सकते। मुगल्स क्या, हिंदू रूलर ने भी किया, मुस्लिम रूलर ने भी किया, हिंदू रूलर ने भी किया। इतिहास में कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब हिस्ट्री में कम से कम आपको 25 से 30 नाम में ले दूं आपको, अगर वो आप पढ़ लो तो आपकी हिस्ट्री कवर हो जाती है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी और इंडियन हिस्ट्री भी। लिखा दो। नहीं अभी नहीं, अभी नाम पढ़ते जाओ। नेपोलियन, हिटलर, कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन, ऐसे करके बहुत सारे नाम हैं। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने तो एक छोटा सा इवेंट किया, लेकिन उसके बाद में असर किसने डाला, रॉबर्ट क्लाइव हो गया, ऐसा करके इंडिया में और तो कम से कम 20-25 लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े इवेंट किए, जिनकी वजह से दुनिया बदली। डलहौजी, जिसकी वजह से 1857 में रिवॉल्ट हुआ था इंडिया में। रानी लक्ष्मीबाई वाला। हाँ 1857, तात्या टोपे वाला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो अब ये हो गया, इसके बाद में एक चीज स्ट्रक्चर ध्यान रखना। मैं बात कर रहा हूँ फ्रांस की सोसाइटी की, यूरोप की नहीं, फ्रांस की सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी? फ्रांस की। तो फ्रांस की सोसाइटी एक होता है, अगर मैं बोलूं कि ये कंट्री है ना, ये कंट्री इन पार्ट्स में डिवाइड है, तो इसको अपन राज्य बोलते हैं, स्टेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट्स। क्या बोलेंगे अपन इनको? स्टेट्स बोलेंगे। लेकिन इस कंट्री में रहने वाले लोग, पैर कमर में भी लड़की भी तो होगी, सही बच्चा होगा ना, है ना? ठीक है। इस कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं, इस कंट्री में रहने वाले लोग अगर डिवाइडेड है तो उनको बोलते हैं एस्टेट। क्या बोलते हैं? एस्टेट्स। क्या बोलते हैं? एस्टेट्स। तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा स्टेट्स और एस्टेट्स? ये स्टेट्स मतलब लोकेशन, हाँ जगह, और लोग डिवाइड हुए तो एस्टेट। जगह डिवाइड हुई तो स्टेट, लोग डिवाइड हुए तो एस्टेट। तो फ्रांस की जो सोसाइटी थी ना, वो 3 एस्टेट में डिवाइडेड थी। कितने एस्टेट में डिवाइड थी? 3 एस्टेट में डिवाइड थी। ऐसे तो फ्रांस के अंदर 39 स्टेट्स थे। वो नेपोलियन आएगा ना अभी 1804 में, तब पढ़ेंगे। अभी नेपोलियन नहीं आया है, अभी तो राजा ही नहीं आया। लुई 16 का नाम भी अब लिया है, शांति चल रही है, अब भी लिया है तो लुई 16 का नाम, इसके पहले लिया भी नहीं है। तो अब इसके बाद तो 4 नाम और आएंगे, फिर नेपोलियन आएगा। ये सेकंड स्टेट और ये थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट वालों को बोला जाता था क्लर्जी, वो लोग अमीर जो चर्च से रिलेटेड थे। सी से क्लर्जी, सी से चर्च। सी से क्लर्जी याद रहेगा और सी से चर्च याद रहेगा। तो वो लोग जो चर्च से रिलेटेड थे, मतलब कोई पूजा पाठ करने वाले लोग या चर्च सोसाइटी से जुड़े हुए लोग, मतलब पूरे ग्रुप, उनका असेंबली एसोसिएशन जो होता था, चर्च का एसोसिएशन, वो लोग को बुलाया जाता था क्लर्जी। ये पूरे जीसस के लोग। हाँ जीसस है ना। और एक चीज बताओ, क्या इनके पास पैसा नहीं होगा? वो यूरोपियन सोसाइटी सच में इस तरह की बनी हुई थी, जैसे तुम अगर इस चीज को आंख बंद करके एज्यूम करो ना कि यूरोपियन फील्ड में हो, तो एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हो ना, तो वो एक गांव जो होता था वो किसी चर्च के कंट्रोल में रहता था। चर्च गांव चलाते थे और चर्च के साथ में कुछ अमीर लोग चलाते थे। तो चर्च जो था वो क्लर्जी लोग जो है वो चर्च से रिलेटेड होते थे। फिर दूसरी सोसाइटी जो होती है, दूसरा स्टेट जो था, उनको बोलते हैं नोबिलिटी। क्या बोलते हैं? नोबिलिटी, जो बिल्कुल रिच क्लास के लोग थे। कौन थे? रिच क्लास के लोग थे। और थर्ड स्टेट में आते हैं सीपी। सीपी मतलब कॉमन पीपल। इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें फॉर्मर्स भी आएंगे, इसमें आर्टिसंस भी आएंगे। आर्टिसन मतलब कुछ आर्टिस्ट जो भी काम करते हैं। इसमें लेबर्स भी आ जाएंगे, इसमें मिडिल क्लास आ जाएंगे, इसमें मिडिल क्लास के साथ में अब लोअर मिडिल क्लास के बाद में अपर मिडिल क्लास भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो बाकी सारी एक्टिविटी करने वाले, समझा आपको? मतलब जैसे कोई भी कह रहे हैं अपन की, इसमें टीचर्स भी आ जाएंगे। इसमें कौन है? इसमें टीचर्स भी आ जाएंगे। हाँ बेटा, क्षत्रिय और ब्राह्मण हो भी इसमें। क्षत्रिय ब्राह्मण क्यों? हिंदू थोड़ी ना है। हाँ, यहाँ पर क्या है, मैंने क्या बोला, पूरा यूरोप किस बेस पे डिवाइड था? पूरा यूरोप, अभी तो पढ़ फ्रांस रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना पूरा यूरोप पता है किस बेस पे डिवाइड है? इकोनॉमिकल कंडीशन। जो अमीर है उनको ज्यादा राइट्स मिलेंगे, जो गरीब है उनको राइट्स नहीं मिलेंगे। अपने यहाँ पर जो क्या होता था कास्ट में, ये देखो तो जो लोग बोलते हैं ना बीटीएस पसंद है, बीटीएस पसंद है,
उनको उनकी फोटो दिखा देनी चाहिए। मैं अगेंस्ट नहीं कर रहा हूँ, सबकी अपनी पसंद होती है, लेकिन बस बता रहा हूँ। सर ये दूसरा वाले में क्या लिखा है? सेकंड स्टेट नोबिलिटी, रिच क्लास। थर्ड में कौन है? कॉमन पीपल। कॉमन पीपल कंसिस्ट ऑफ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, फार्मर्स, आर्टिसंस, लेबर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स। लिख ले। ये लिख लो। अभी तो क्रांति हुई थी, अभी तो बस बेस समझ रहे ना। यू क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमन पीपल। क्लर्जी मानने वाले चर्च को, नोबिलिटी कौन? रिच क्लासेस, और कॉमन पीपल कौन? बहुत सारी कैटेगरी से लेंगे। और आपको एक बात माननी है, देखो ये जो बेस है ना, यही कारण बनेगा, रीजन बनेगा। कौन सा किसका? बेस? अभी जो बताने वाला हूँ, ये जो बेस होगा ना, यही रीजन बनेगा किसका? फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। देखो कैसे कॉमन पीपल है ना भाई, मतलब आम नागरिक, यही वो लोग थे जिनको दो टाइप का टैक्स देना पड़ता था, टिथ और टेल। ये एक नंबर में पूछते हैं, टिथ और टेल, ये दो टाइप का टैक्स था। टिथ से जो टैक्स था ना, पता है ये देखो कितना कचरा है यूरोप में। अब मैं बता रहा हूँ ना, किसी ने बोलने बैठ जाऊँ ना, धो दूंगा यूरोप वालों को। पता है क्यों? यहाँ पर चर्च में जाने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था, लेकिन ये टैक्स पता है कौन देते थे? सिर्फ कॉमन पीपल। तो टिथ वाला टैक्स कौन देता था? कॉमन पीपल देते थे। किसको देते थे? चर्च को देते थे। तो चर्च में जाने क्यों है? शांति से बैठे ना। अपने लोग अपने ईश्वर की आराधना करने तो जाएंगे कहीं, समझा आपको? उसके बाद में टेल जो टैक्स था ना, ये भी कॉमन पीपल देते थे। किसको? अपने किंग को। अब बताओ, ये वाला पैसा पहुंच गया चर्च वालों के पास, और ये वाला पैसा पहुंच गया रिच पीपल्स के पास। तो ये तो और गरीब हो गए। अब और गरीब, वही तो कह रहा हूं।